आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 79। नीलम भुआ ने साक्षी से अवनी को लेकर झूठ कहा और उसे वहां से भेज दिया। वहीं अवनी बेचारी पीछे गैलरी में अकेले बर्तन धोती रही। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। नीलम भुआ ने सारा खाना पैक किया और किचन से हटा दिया और वहां से चली गई। बर्तन धोते धोते अवनी को रात के 11 बज चुके थे। वह सब काम निपटा कर अंदर आई तो देखा हॉल में कोई नहीं है, बल्कि सब सोने जा चुके हैं। सब कमरों के दरवाजे बंद थे। ये देखकर अवनी को थोड़ा दुख भी हुआ और हैरानी भी। उसे प्यास लगी थी, इसलिए वह किचन में चली आई और फ्रिज से पानी लेकर पीने लगी। अवनी ने महसूस किया कि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। प्यास के साथ ही अवनी को भूख का भी एहसास हुआ। वह अपने लिए खाना लेने लगी तो देखा सारे बर्तन खाली हैं। मायूस होकर अवनी ने खाली प्लेट वापस प्लेटफॉर्म पर रख दी और जैसे ही जाने के लिए पलटी, अपने सामने खड़ी नीलम भुआ को देखकर ठिठक गई और कहा, सब लोग कहाँ गए बुआ जी? सब खाना खाकर सोने चले गए। अब बैठकर तुम्हारा इंतजार थोड़ी करेंगे। तुम भी खाना खा लो और सो जाओ, नीलम भुआ ने उखड़े स्वर में कहा और पानी का बोतल लेने फ्रिज की तरफ बढ़ गई। शायद खाना खत्म हो गया है, अवनी ने धीरे से कहा। खत्म हो गया? अरे तुम्हें क्या अंदाजा नहीं है 10-15 लोगों के लिए कितना खाना बनता है? ऐसे तो कैसे घर संभाल पाओगी तुम? खैर वहां हॉट पॉट रखा है, उसमें देख लो, शायद तुम्हारे खाने के लिए कुछ बचा हो, नीलम भुआ ने कहा। अवनी ने हॉट पॉट खोलकर देखा। उसमें दोपहर की बची 2 रोटियां रखी थी जो कि लगभग ठंडी हो चुकी थी। अवनी खामोशी से उन्हें देखती रही तो नीलम भुआ ने कहा, अब खाना तो है नहीं तो तुम्हें इन्हें खाकर ही अपना पेट भरना होगा, वरना घर जाकर पृथ्वी से कहोगी कि तुम्हें यहाँ खाने को नहीं मिला। अवनी इस वक्त बहुत थकी हुई थी और मायूस भी, इसलिए उसने नीलम भुआ को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप एक रोटी प्लेट में रख ली। ये देखकर नीलम भुआ मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म पर रखे अचार के डिब्बे को उठाकर उसमें से थोड़ा अचार निकालकर प्लेट में रखते हुए कहा, अब रूखी रोटी तो भला क्या ही खाओगी, चलो फटाफट खाओ इसे, फिर तुम्हें सोने की जगह बता देती हूँ। मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। अवनी ने सुना तो प्लेट लेकर साइड में आ बैठी और खाने लगी। जैसे उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अवनी ने उन्हें अपनी आंखों में ही रोक लिया और खाने लगी। जैसे तैसे करके अवनी ने खाना खाया और प्लेट धोकर रख दी। नीलम भुआ उसे अपने साथ लेकर हॉल में लगकर बालकनी में आई और कहा, बाकी सब तो अपने कमरों में सोए हैं और यहाँ कोई एक्स्ट्रा कमरा भी नहीं है, तो आज रात तुम्हें यहीं सोना पड़ेगा। यहाँ सोने से तुम्हारी इज्जत घट तो नहीं जाएगी ना अवनी? मेरा मतलब अर्श से सीधा फर्श पर जो आ गई हो तुम। मैं सो जाऊंगी, अवनी ने बिना किसी भाव के सामने देखकर कहा, जहां बालकनी में बस एक चटाई बिछी थी और उस पर एक तकिया रखा था। नीलम भुआ को लगा कि यहां आकर अवनी हार मान लेगी, लेकिन अवनी ने यहां भी उन्हें गलत साबित कर दिया। नीलम भुआ ने मुंह बनाया और कहा, वैसे तुम्हारी औकात के हिसाब से ये बिस्तर सही है। गुड नाइट अवनी, सुबह मिलते हैं। अवनी ने सुना तो उसकी मुट्ठी भिज गई, लेकिन इस वक्त वह नीलम भुआ से कुछ कहकर तमाशा करना नहीं चाहती थी। नीलम भुआ वहां से चली गई। अवनी बालकनी में आई ताकि तकिया उठाकर साइड में रखा और वहां आ बैठी। बाहर से आती ठंडी हवा अवनी को छूने लगी। वह बालकनी से पीठ लगाकर बैठ गई। उसने घुटनों को मोड़कर अपनी बाहों में समेट लिया। अवनी का मन भारी होने लगा। उसने गाल घुटनों पर टिका लिया और आंखों में भरे आंसू बहने लगे। आज से पहले वह इतना अपमानित कभी नहीं हुई थी। अवनी पृथ्वी और उसके परिवार वालों के बीच की दूरियां कम करना चाहती थी, लेकिन बदले में उसे इतना जलील होना पड़ेगा, उसने कभी सोचा नहीं था। अवनी फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। वह किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। नीलम भुआ तो जैसे हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी और बात बात पर उसे जलील कर रही थी, और अवनी बस चुप थी, क्योंकि पृथ्वी के अपने लोग जो थे। अवनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। अवनी ने अपने फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर मेरा पृथ्वी नाम देखकर अवनी की आंखों से आंसू और ज्यादा बहने लगे और चेहरे पर एक दर्द उभर आया। फोन बजता देखकर अवनी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस लेकर फोन उठाया और कहा, हेलो अवनी, मैंने तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? पृथ्वी ने पूछा। नहीं, अवनी ने कहा। आज तो तुम सबके साथ बहुत बिजी रही होगी ना? सबने तुमसे अच्छे से बात की ही ना अवनी? किसी ने कुछ कहा तो नहीं?
जिससे तुम्हारा दिल दुखे? पृथ्वी ने बहुत ही प्यार से पूछा। नहीं, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं पृथ्वी। सबने मुझसे बात की, बहुत बात की। सब बहुत अच्छे से पेश आए। मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रहे थे सब। अभी थोड़ी देर पहले ही सब सोने चले गए। अवनी ने अपना दिल मजबूत करके पृथ्वी से झूठ बोला। चलो शुक्र है, सबने तुमसे बात तो की। कम से कम मुझसे जो नाराजगी है वो सबने तुमसे नहीं जताई। पृथ्वी ने कहा। तुमसे भी कोई नाराज नहीं है पृथ्वी, अवनी ने कहा। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया ना? पृथ्वी ने एकदम से पूछा, क्योंकि न जाने क्यों से अवनी ठीक नहीं लग रही थी। खाने के नाम से अवनी की आंखों में फिर नमी उभर आई, लेकिन एक बार फिर उसने अपना दिल मजबूत किया और कहा, हाँ खाया ना, सबके साथ ही खाया था। आलू पूरी था, खीर, हलवा, कितनी सारी मिठाइयाँ। मैंने तो सब खा लिया, और इतना खा लिया कि अब ठीक से सांस भी नहीं आ रहा। अवनी की बात सुनकर पृथ्वी को चुभन का एहसास हुआ। वह कुछ देर खामोश रहा और कहा, अवनी तुम्हें तो ठीक से झूठ तक बोलना नहीं आता। अवनी ने सुना तो तड़प कर अपनी आंखें बंद कर ली और आंखों में भरे आंसू गालों पर बह गए। उससे दूर होकर भी पृथ्वी को उसकी तकलीफ का एहसास था। ये जानकर अवनी का दिल किया अभी पृथ्वी उसके सामने हो और वह उसके सीने से लगकर रोती। अवनी को खामोश पाकर पृथ्वी ने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं अभी आ जाता, लेकिन मैं उन सबको परेशान करना नहीं चाहता। अवनी ने सुना तो अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं पृथ्वी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ ठीक हूँ और बस सिर्फ एक दिन की बात है। तुम यहाँ मत आओ। बेटा, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। मैं कल सुबह तुम्हें लेने आ रहा हूँ। एक दिन क्या, कल सुबह के बाद मैं तुम्हें 1 मिनट वहाँ नहीं छोड़ने वाला। अभी तुम आराम करो, मैं कल सुबह आता हूँ। पृथ्वी ने थोड़ा कठोरता से कहा। अवनी ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ से पृथ्वी ने फ़ोन काट दिया। अवनी ने फ़ोन साइड में रखा और अपने आप में सिमटकर चटाई पर लेट गई। थकान की वजह से नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और जमीन पर बिछी चटाई पर सोने में उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। उस पर बालकनी में बाहर से आते मच्छर उसे काट रहे थे। जैसे तैसे करके अवनी को नींद आई और वह सो गई। आनंद निलय अपार्टमेंट, पनवेल। अवनी से बात करने के बाद पृथ्वी का मन बेचैन हो गया। उसने फ़ोन साइड में रखा और कमरे से बाहर चला आया। उसने किचन से ठंडे पानी का बोतल लिया और बालकनी में चला आया। आसमान पूरा साफ था और चांद चमक रहा था। आसपास कुछ सितारे भी थे। पृथ्वी ने बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पिया और चांद को देखने लगा। अवनी से बात करने के बाद पृथ्वी को न जाने क्यों लगने लगा जैसे वहाँ कुछ ठीक नहीं है। उसे अवनी के पास जाना था, लेकिन इतनी रात में वहाँ जाकर सबको परेशान करना उसे ठीक नहीं लगा। इसलिए वह सुबह का इंतज़ार करने लगा। ये अवनी के लिए पृथ्वी का प्यार ही था जो रह रहकर उसे एहसास दिला रहा था कि अवनी उदास है। देसाई मैंशंस, मुंबई। मिस्टर देसाई ने प्राची को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त उनकी हर कोशिश बेकार थी। प्राची एक ऐसी जिद कर बैठी थी जिसमें न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। थककर मिस्टर देसाई अपने कमरे में चले गए। प्राची भी हॉल में रखे सोफे पर आ बैठी। इस झगड़े और बहस के बाद ना मिस्टर देसाई ने कुछ खाया, ना ही प्राची ने खाना खाया। घर के नौकर जब प्राची से खाने का पूछने को आए तो प्राची उन पर चिल्ला उठी और वे वहां से चले गए। सोफे पर पीछे सर झुकाए प्राची खुली आंखों से हॉल में लगे झूमर को घूरने लगी। उसके जहन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, जिसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता था, खुद प्राची भी नहीं। देर रात प्राची उठी। उसने की होल्डर से गाड़ी की चाबी ली और घर से निकल गई। घड़ी इस वक्त रात के 11 बजा रही थी, लेकिन प्राची को वक्त की कोई फिक्र नहीं थी। वह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाती रही। ना उसे कोई डर था, ना ही गाड़ी स्पीड की परवाह। रात के वक्त मुंबई की सड़कों पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। गाड़ी आकर एक बार के सामने रुकी। प्राची उसमें से नीचे उतरी और चाबी गार्ड को देकर गाड़ी को पार्किंग में लगाने को कहा और खुद अंदर चली आई। बार काउंटर पर आकर प्राची ने अपने लिए एक हार्ड ड्रिंक देने को कहा और काउंटर पर सर झुकाकर बैठ गई। बारटेंडर ने ड्रिंक बनाकर प्राची के सामने रखा। प्राची उसे उठा पाती इससे पहले ही उसके बगल में बैठे आदमी ने उसे उठाकर साइड रखा और अपने हाथ में पकड़ा ग्लास उसके सामने रखकर कहा,
तुम्हें इसकी नहीं, इसकी जरूरत है। प्राची ने गर्दन घुमाकर अपने बगल में बैठे आदमी को देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम कपूर था, जो अक्सर इस बार में आता जाता रहता था। प्राची इतनी ज्यादा दुखी थी कि आज विक्रम पर गुस्सा करने के बजाय उसने उसके हाथ से ड्रिंक लिया और एक सांस में पीकर खाली ग्लास काउंटर पर रख दिया। विक्रम ने देखा तो कहा, अरे आराम से, लगता है कुछ ज्यादा ही तकलीफ में हो। 2 ड्रिंक और देना, प्राची से कहकर विक्रम ने बारटेंडर से कहा और वापस ध्यान प्राची पर लगा लिया। विक्रम ने प्राची को देखा। वह पहले भी 2 बार प्राची से मिल चुका था और उन दोनों की मुलाकातों में प्राची ने उसे कोई भाव नहीं दिया। बारटेंडर ने विक्रम और प्राची के सामने उनकी ड्रिंक रखी और अपने काम में लग गया। विक्रम ने ग्लास उठाया और प्राची की तरफ करके कहा, चीयर्स। प्राची ने अपना ग्लास धीरे से विक्रम के ग्लास से टच किया और कहा, चीयर्स। विक्रम मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी ड्रिंक पीने लगा और प्राची ने भी इस बार एक साथ न पीकर घूट घूट पीना जारी रखा। प्राची को शांत देखकर विक्रम ने कहा, सो आज यहां किस दुख में? प्राची ने सवालिया नजरों से विक्रम को देखा और विक्रम ने कहा, अक्सर हम जैसे नौजवान इन बार में अपना गम भुलाने और अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने आते हैं। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम फ्रस्ट्रेट हो, इसका मतलब तुम अपसेट हो। विक्रम की बात सुनकर प्राची एक टक उसे देखने लगी। विक्रम ने बची हुई ड्रिंक खत्म की और ग्लास साइड में रखकर कहा, सो बिजनेस में कोई लॉस हुआ? आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय इन माई ऑफिस और मुझे हर बिजनेस लॉस को प्रॉफिट में बदलना बहुत अच्छे से आता है। प्राची ने ड्रिंक का एक घूंट भरकर सधे हुए स्वर में कहा, नाइस। विक्रम ने प्राची के जवाब से इंप्रेस होकर कहा, तो फिर घर वालों से झगड़ा हुआ? विक्रम ने प्राची के दिल की बात जानने की एक और कोशिश की। प्राची मुस्कुराई और कहा, मेरे घर में सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और मेरे डैड। ना वो कभी मेरी बात से एग्री होते हैं और ना मैं उनकी। प्राची ने कहा। विक्रम ने सुना तो कहा, तो फिर पक्का किसने तुम्हारा दिल तोड़ा है? विक्रम इतना ही कहता है कि प्राची की आंखों के सामने पृथ्वी का चेहरा आ जाता है। उसे पृथ्वी का थप्पड़ मारना याद आता है और वह अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल उठती है। उसने हाथ में पकड़े कांच के गिलास को भींचकर हाथ में ही तोड़ दिया। बची हुई ड्रिंक कांच के टुकड़ों के साथ काउंटर पर गिर गई और उसका हाथ भी जख्मी हो गया। ये देखकर विक्रम ने उसका हाथ अपनी तरफ करके कहा, हे, ये तुमने क्या किया? तुम सच में पागल हो। विक्रम ने प्राची की कलाई थामी और उसे वहां से उठाकर अपने साथ ले गया। प्राची गुस्से और दर्द से कांप रही थी। विक्रम ने अपना कार्ड बारटेंडर को दिया और जेब से एक नोट निकालकर लड़के की तरफ बढ़ाकर कहा, काउंटर साफ कर देना। बार से बाहर आकर प्राची ने विक्रम के हाथ से अपना हाथ झटका और गुस्से से धीमे स्वर में कहा, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और खून भी बह रहा है। विक्रम ने कहा, सो व्हाट? तुम्हें उससे क्या? तुम जाओ यहां से, प्राची ने चिल्लाकर कहा। विक्रम कुछ देर शांत रहा और फिर प्राची की आंखों में देखकर कहा, ये गुस्सा उस पृथ्वी की वजह से है ना? विक्रम के मुंह से पृथ्वी का नाम सुनकर प्राची हैरानी से उसे देखने लगी। विक्रम प्राची के थोड़ा करीब आया और कहा, तुम पृथ्वी को पसंद करती हो और उसने तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दिया। तुम ये भी जानती हो कि वो शादीशुदा है और तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बस इसी बात का गुस्सा है ना तुम्हें कि कोई लड़का तुम्हें ना कैसे बोल सकता है? विक्रम की बातों से झलकती सच्चाई देखकर प्राची खामोश हो गई और कुछ देर बाद धीरे से कहा, कौन हो तुम? दोस्त। तुम चाहो तो मुझे अपना दोस्त कह सकती हो। विक्रम ने प्राची की आंखों में झांक कर कहा। दोस्त? प्राची ने हैरानी से कहा। विक्रम प्राची से पीछे हटा और कहा, हाँ दोस्त। अब एक इंसान के 2 दुश्मन हो तो वो आपस में दोस्त ही हुए ना। मैं कुछ समझी नहीं। प्राची ने कहा, जिस पृथ्वी की वजह से तुम आज यहां हो उस पृथ्वी से मुझे भी अपना पुराना हिसाब चुकाना है। विक्रम ने कहा। प्राची ने सुना तो एक नजर विक्रम को देखा और फिर सहसा ही मुस्कुरा उठी। उसने अपना हाथ विक्रम की तरफ बढ़ा दिया और कहा, प्राची देसाई। विक्रम ने मजबूती से प्राची से हाथ मिलाया और कहा, विक्रम कपूर। आज से हम दोनों की मंजिल एक होगी, पृथ्वी उपाध्याय। प्राची ने कहा और विक्रम की आंखों में
देखने लगी। तो दोस्तों, क्या अवनी बताए कि पृथ्वी के घर वालों के बर्ताव के बारे में पृथ्वी को? क्या हिमांशु के घर में अवनी को लेकर करने वाला है पृथ्वी कोई बड़ा तमाशा? विक्रम और प्राची का एक हो जाना क्या बढ़ाने वाला है पृथ्वी के लिए मुश्किलें? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 2 मेरे साथ। तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।